जरा एक पल के लिए कल्पना करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली का सबसे व्यस्त और शोर शराबे वाला मायापुरी कबाड़ बाजार। जहाँ लोहे के बड़े बड़े पहाड़ हैं और क्रेन की लगातार आवाजें आ रही हैं। बिल्कुल, और हजारों मजदूर जो रोजाना कबाड़ छाटने का काम करते हैं। कोई पुरानी कार का इंजन खोल रहा है तो कोई नट बोल्ट अलग कर रहा है। हाँ, तो ऐसे ही एक दिन कबाड़ के उस विशाल ढेर के बीच एक मजदूर के हाथ में एक छोटा सा चमकता हुआ धातु का टुकड़ा आता है, जो देखने में शायद उसे काफी कीमती लगता है। जी, और वो उसे अपनी जेब या कह लें अपने बटुए में रख लेता है, बिना इस बात का जरा भी अंदाजा लगाए कि वो अपने हाथों में एक साइलेंट किलर थामे हुए है। एक ऐसा अदृश्य मौत का सामान जो बिना आवाज किए, बिना किसी गर्मी के इंसान के शरीर को अंदर से गलाना शुरू कर देता है। और यही वो शुरुआती बिंदु था जिसने अप्रैल 2010 में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एक ऐसी घटना जिसे आज हम मायापुरी कोबाल्ट 60 रेडिएशन इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। एक आम कबाड़ बाजार का अचानक से एक रेडियो एक्टिव जोन में बदल जाना कोई मामूली बात नहीं है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी रोजमर्रा की दुनिया और एक भयानक न्यूक्लियर हादसे के बीच का फासला कभी-कभी सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही का होता है। बिल्कुल, और आज की इस विस्तृत चर्चा का मकसद इसी फासले को समझना है। इस गहन विश्लेषण के लिए कई अलग-अलग और बेहद प्रामाणिक स्रोतों की मदद ली गई है। हमारे पास एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB के तत्कालीन सचिव आर भट्टाचार्य का एक काफी डिटेल आधिकारिक प्रेजेंटेशन है। इसके अलावा मिशन कोबाल्ट नाम की एक बेहतरीन YouTube डॉक्यूमेंट्री भी है। हाँ, और पबमेड पर पब्लिश हुआ एक मेडिकल और रेगुलेटरी रिसर्च पेपर और उस दौरान जमीनी हकीकत बताने वाली NDTV और टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज रिपोर्ट शामिल है। तो आज का हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि कैसे एक बेहद सुरक्षित वैज्ञानिक मशीन एक ऑफन सोर्स या कह लें अनाथ स्रोत बन गई। और 112 रेडियोएक्टिव टुकड़ों को खोजने का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला मिशन कोबाल्ट क्या था, और सबसे जरूरी बात कि देश के सुरक्षा तंत्र ने इस भयानक त्रासदी से क्या सबक सीखे। इन स्रोतों को जब हम एक साथ रख कर देखते हैं ना, हाँ, तो एक बहुत ही खौफनाक तस्वीर उभरती है। जी, ये सिर्फ एक वैज्ञानिक चूक की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक साइकोलॉजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव केस स्टडी है जो बताती है कि कैसे सिस्टम में बैठे जिम्मेदार लोगों की अनदेखी जमीन पर काम कर रहे अनजान लोगों के लिए मौत का परवाना बन सकती है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी के शुरुआत से धागे खोलते हैं। अप्रैल 2010 का पहला हफ्ता, दिल्ली के एक अस्पताल में एक 32 साल के कबाड़ी को भर्ती कराया जाता है। हालत बेहद खराब थी उसकी। त्वचा पर रहस्यमय जलने के निशान थे, बाल गिर रहे थे और वो बहुत कमजोर हो चुका था। शुरुआत में तो डॉक्टर्स ने इसे कोई आम इन्फेक्शन या किसी केमिकल से जलने का मामला ही समझा। लेकिन जब कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी और ब्लड रिपोर्ट सामने आई तो जो सच दिखा उस पर किसी को यकीन नहीं हुआ। वो रेडिएशन बर्न था। अब सोचने वाली बात है कि एक आम कबाड़ी जो लोहे और प्लास्टिक के बीच काम करता है, उसे न्यूक्लियर रेडिएशन का एक्सपोजर कैसे हो सकता है? और यही वो सवाल था जिसने जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी। जैसे ही ये खबर AERB यानी परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड तक पहुंची, 7 अप्रैल की दोपहर को खतरे की घंटियां बज गईं। उसी दिन शाम को AERB के एक्सपर्ट्स की एक टीम अपने उपकरणों के साथ मायापुरी की उस कबाड़ की दुकान पर पहुंची। और वहां क्या हुआ? जब उन्होंने वहां अपने रेडिएशन नापने वाले यंत्र यानी गीगर काउंटर चालू किए तो मशीन की सुई पागलों की तरह भागने लगी। मशीन में क्या रीडिंग आ रही थी उस वक्त? वहां रेडिएशन का स्तर लगभग 20 मिलीग्रे प्रति घंटा था। 20 मिलीग्रे प्रति घंटा? हाँ। अब तकनीकी भाषा से हटकर इसे सीधे शब्दों में समझते हैं। हमारे आसपास जो नॉर्मल प्राकृतिक बैकग्राउंड रेडिएशन होता है ना, ये स्तर उससे लाखों गुना ज्यादा था। लाखों गुना? जी, ये इतना तेज था कि अगर कोई इंसान वहां कुछ घंटे बिता ले तो उसकी मौत तय थी। बाप रे। टीम ने तुरंत बिना समय गवाए वहां पड़े कबाड़ को अलग किया। जितनी भी स्टील की प्लेट्स मिल पाईं उनसे उस ढेर को ढकने की कोशिश की ताकि रेडिएशन को थोड़ा रोका जा सके, और पूरी गली की घेराबंदी कर दी। इस घटना का जो इंसानी असर था वो सच में दिल दहला देने वाला है। न्यूज रिपोर्ट्स के आंकड़े बताते हैं कि कुल 8 लोग इस अदृश्य खतरे का सीधा शिकार हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया और NDTV की रिपोर्ट्स अजय जैन और दीपक जैन जैसे कबाड़ियों की जो स्थिति बयां करती हैं,
वो किसी बुरे सपने जैसी है। बिल्कुल। अजय जैन को अपनी जान बचाने के लिए अपना वो व्यापार, अपनी वो दुकान तक बेचनी पड़ी। उनके इलाज का खर्च करीब 18 लाख रुपए आया। और दीपक जैन का भी 10 लाख रुपए से ज्यादा का बिल बना था। हाँ, और बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। रेडिएशन का असर इतना बेभत्स था कि अजय जैन के पेट, जांग और पैरों का जो मांस काला पड़ गया था, उसे सर्जरी करके काटकर अलग करना पड़ा। मैं समझाती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ये रेडिएशन सिकनेस का सबसे डरावना रूप है। जी। जब शरीर को कोबाल्ट 60 जैसी हाई एनर्जी गामा किरणों के संपर्क में आता है तो ये किरणें शरीर के आर पार हो जाती हैं। मतलब ये किसी गोली की तरह नहीं होती जो बाहर से दिखें? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये अदृश्य गोलियां इंसान के डीएनए को अंदर ही अंदर तोड़ना शुरू कर देती हैं। जब डीएनए टूट जाता है तो शरीर की कोशिकाएं खुद को रिपेयर नहीं कर पाती। यानी शरीर अंदर से ही काम करना बंद कर देता है? एकदम सही। त्वचा का बुरी तरह जलना, बालों का गुच्छों में गिरना, नाखूनों का काला पड़ जाना, जैसा कि ARB के प्रेजेंटेशन में एक पीड़ित की मार्मिक तस्वीर में दिखाया भी गया है, ये सब इसी प्रक्रिया के नतीजे हैं। इम्यून सिस्टम पूरी तरह खत्म हो जाता है। और शायद इसीलिए इस घटना की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंटरनेशनल न्यूक्लियर एंड रेडियोलॉजिकल इवेंट स्केल पर इसे लेवल 4 की घटना माना गया। हाँ, जिसे एक्सीडेंट विद लोकल कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। मौतों के आंकड़ों की बात करें तो हमारे स्रोतों में थोड़ी अलग-अलग जानकारी देखने को मिलती है। YouTube डॉक्यूमेंट्री मिशन कोबाल्ट में दावा किया गया है कि इस रेडिएशन एक्सपोजर से 4 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन जब हम AERB की ऑफिशियल रिपोर्ट और न्यूज आर्टिकल्स खंगालते हैं तो उनमें एक मौत की आधिकारिक पुष्टि की गई है। जी, AERB के डेटा में एक वर्कर का जिक्र है जिसे रिपोर्ट में वर्कर 5 नाम दिया गया है। हाँ, यही वो व्यक्ति था जिसने उस मशीन के बिल्कुल कोर हिस्से पर काम किया था जहां वो रेडियो एक्टिव कोबाल्ट रखा था। और उस वर्कर 5 को जो रेडिएशन डोज मिला वो कल्पना से परे है। रिपोर्ट के अनुसार उसने 1.8 ग्रे का भारी डोज लिया था। 1.8 ग्रे? हाँ, अब इसे ऐसे समझिए कि जब हम अस्पताल में एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे करवाते हैं तो शरीर को लगभग 0.0001 ग्रे रेडिएशन मिलता है। अच्छा। अब सोचिए 1.8 ग्रे कितना भयानक होगा। ये हजारों एक्सरे एक साथ करवाने जैसा था। और दुर्भाग्य से 29 अप्रैल 2010 को उसी रेडिएशन बर्न के कारण उसकी मृत्यु हो गई। अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया और NDTV की रिपोर्ट्स देखें तो वहां भी इस एक मौत की कानूनी पुष्टि मिलती है। मौत चाहे एक हो या 4, ये पूरा वाकया किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। बिल्कुल। और इसके बाद जो ऑपरेशन शुरू हुआ, मिशन कोबाल्ट, उसे सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कोई ऐसा खतरा नहीं था जिसे आप देख सकें या छू सकें। इस जानलेवा स्रोत को खोजने के लिए AERB, परमाणु ऊर्जा विभाग, NDRF, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और दिल्ली पुलिस की एक खास जॉइंट टीम बनाई गई। और उनके सामने जो चुनौती थी वो सुई के ढेर में सुई खोजने जैसी नहीं थी। फिर कैसी थी? पूरी बाजार की बिजली काट दी गई थी। रात का सन्नाटा, और उस सन्नाटे में काम कर रही थी एक ऐसी टीम जिसने भारी भरकम लेड यानी शीशे के सूट पहने हुए थे और उनके हाथों में रेडिएशन डिटेक्टर्स थे जो लगातार क्लिक क्लिक की भयानक आवाज कर रहे थे। 8 से 15 अप्रैल के बीच मायापुरी की लगभग 800 दुकानों की स्कैनिंग की गई। 800 दुकानें जिनमें लाखों टन लोहे का कबाड़, नट बोल्ट और तार पड़े थे। और यहाँ टेक्निकल डिटेल समझना बहुत जरूरी है कि टीम ढूंढ क्या रही थी। जो मशीन कबाड़ में आई थी उसमें कोबाल्ट 60 की 16 पेंसिलें थी। 16 पेंसिलें? जी, और हर एक पेंसिल के अंदर 7 स्लग यानी छोटे धातु के टुकड़े और 2 डमी स्पेसर थे। इसका मतलब है कि टीम को उस विशाल कबाड़ बाजार में कुल 112 छोटे-छोटे रेडियो एक्टिव टुकड़ों को खोजना था। बिल्कुल। और जब टीम ने खोज शुरू की तो केवल 4 पेंसिलें ही साबुत मिली। इसका मतलब बाकी पेंसिलें टूट चुकी थीं? हाँ, कबाड़ियों ने अनजाने में हथौड़े मार मार कर उन पेंसिलों को तोड़ दिया था और उनके अंदर के वो मौत के टुकड़े आम नट बोल्ट और लोहे के कबाड़ के बीच पूरे बाजार में इधर-उधर बिखर गए थे। उन बिखरे हुए टुकड़ों को खोजना कितना डरावना और मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा 16 अप्रैल की एक घटना से लगता है। वो बटुए वाली घटना? हाँ, टीम को खबर मिलती है कि एक और व्यक्ति रहस्यमयी जलने के निशानों के साथ अस्पताल में भर्ती हुआ है।
जब टीम वहां पहुंचकर जांच करती है तो पता चलता है कि असली स्रोत कहीं और नहीं बल्कि उस पीड़ित के बटुए यानी उसके वॉलेट में रखा हुआ था। ये सच में एक बेहद खौफनाक विडंबना है। उसने कबाड़ में उस छोटे से चमकते हुए धातु के टुकड़े को देखा होगा और शायद कोई कीमती चीज समझकर अपनी जेब में रख लिया। और वो इंसान हफ्तों तक उस साइलेंट किलर को अपनी जेब में रखकर घूमता रहा। अज्ञानता कभी कभी कितनी जानलेवा हो सकती है, ये उसका सबसे बड़ा और खौफनाक उदाहरण है। टीम ने बेहद सावधानी से काम किया। जैसे जैसे ये टुकड़े मिलते गए उन्हें लंबे चिमटों की मदद से उठाकर भारी लेड फ्लास्क में डाला गया। ये लेड के कंटेनर इतने भारी होते हैं कि अंदर का रेडिएशन बाहर नहीं आ पाता। जी, इन सील किए गए कंटेनर्स को सुरक्षित जांच के लिए नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन भेजा गया। लेकिन काम यहाँ खत्म नहीं हुआ था, जमीन को साफ करना भी तो बाकी था। बिल्कुल। इसके बाद शुरू हुआ डिकॉन्टैमिनेशन का काम। दुकान के बाहर जहां ये मशीन तोड़ी गई थी वहां रेडिएशन का स्तर 1 मिलीसीवर्ट प्रति घंटा था। टीम ने वहां से मिट्टी की परतें खोदी, दूषित कबाड़ को हटाया और वहां कंक्रीट बिछा दिया। और इस पूरी सफाई के बाद रेडिएशन का स्तर घटकर 15 माइक्रोसीवर्ट प्रति घंटा तक आ गया, जो कि आम जनता के लिए पूरी तरह से सुरक्षित स्तर है। तो ऑपरेशन कामयाब रहा। लेकिन अब एक ऐसा सवाल सामने था जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया कि ये सारा मौत का सामान मायापुरी के उस छोटे से कबाड़ बाजार में पहुंचा कहां से। और जब इस बात का खुलासा हुआ तो सबसे बड़ा झटका लगा। क्योंकि ये कोई बाहर से लाया गया हथियार या किसी फैक्ट्री का कचरा नहीं था। नहीं, ये देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से निकला हुआ कबाड़ था। यहां आकर इस कहानी में एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर सामने आता है। जी, EAGRB की रिपोर्ट इस मशीन के इतिहास को बहुत स्पष्ट रूप से सामने रखती है। ये गामा सेल 220 नाम का एक रिसर्च इरेडिएटर था। इसे 1968-99 के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने कनाडा की एटॉमिक एनर्जी ऑफ कनाडा लिमिटेड से रिसर्च के लिए मंगाया था। और ये कोई छोटी मोटी मशीन नहीं थी। बिल्कुल नहीं। जब ये मशीन कनाडा से आई थी तब इसमें 3978 क्यूरी की रेडियो एक्टिविटी थी। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। जी, ये मशीन मुख्य रूप से गामा किरणों के जरिए स्टेरिलाइजेशन, बीजों में म्यूटेशन और रिसर्च के काम आती थी। ये एक बेहद सुरक्षित चेंबर था जिसके अंदर भारी मात्रा में सीसा भरा हुआ था ताकि रेडिएशन बाहर ना आए। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब 1985 में वे प्रोफेसर्स रिटायर हो जाते हैं। और उनके रिटायर होने के बाद ये इतनी खतरनाक मशीन जिसका इस्तेमाल खत्म हो चुका था, अगले 25 सालों तक यूनिवर्सिटी के कमरे में धूल फांकती रही। 25 साल? जरा सोचिए, एक न्यूक्लियर डिवाइस 25 साल तक एक कमरे में पड़ी रही और किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। और फिर आती है फरवरी 2010 की वो तारीख जब एक भयंकर लापरवाही होती है। यूनिवर्सिटी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के 6 प्रोफेसर्स की एक कमेटी बनती है जो पुरानी चीजों की नीलामी का फैसला करती है। वो इस मशीन पर बने रेडिएशन के बड़े बड़े खतरे वाले निशानों को या तो समझ नहीं पाते या नजरअंदाज कर देते हैं और इसे एक आम कबाड़ की तरह नीलाम कर देते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी विडंबना सामने आती है। जिन लोगों के पास देश की सबसे बेहतरीन शिक्षा थी, उन्होंने खतरे को नहीं पहचाना। और जो मायापुरी के कबाड़ी थे, उन्होंने इसे महज एक भारी लोहे का डिब्बा समझकर खरीदा। कबाड़ियों का मकसद था इसके अंदर मौजूद सीसे को निकालकर बेचना, क्योंकि बाजार में सीसे की अच्छी कीमत मिलती है। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे हथौड़ों से इस मशीन को तोड़ना शुरू कर दिया और इसी प्रक्रिया में अंदर छिपा कोबाल्ट 60 बाहर आ गया। इस लापरवाही के बाद जो हुआ वो भी रिकॉर्ड में दर्ज है। हाँ, अगर हम NDTV और टाइम्स ऑफ इंडिया की उस समय की रिपोर्ट्स को देखें तो इस भयंकर घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया था। पुलिस ने नीलामी कमेटी में शामिल उन 6 प्रोफेसर्स पर चार्जशीट दायर की। ये चार्जशीट भारतीय दंड संहिता की धारा 337 यानी किसी की जिंदगी को खतरे में डालकर चोट पहुंचाना, धारा 338 यानी गंभीर चोट पहुंचाना और धारा 304A यानी लापरवाही से मौत का कारण बनना, इसके तहत दायर की गई थी। ये कानूनी कार्रवाई ये साबित करती है कि ये महज एक हादसा नहीं था, बल्कि सिस्टम की एक बहुत बड़ी नाकामी थी। बिल्कुल। जब कोई संस्था रेडियो एक्टिव सामग्री मंगाती है तो उसे डिस्पोज करने के नियम भी पता होने चाहिए। इस मामले में YouTube डॉक्यूमेंट्री मिशन कोबाल्ट एक और दिलचस्प पहलू सामने लाती है। जी,
उसमें बताया गया है कि अप्रैल के उन शुरुआती दिनों में जब मायापुरी में रेडिएशन फैलने की खबर बाहर आई और किसी को पता नहीं था कि ये कहाँ से आया है, तो बाजार में दहशत फैल गई। दहशत इस बात की कि शायद ये कोई आतंकी हमला है। लोगों में अफवाह उड़ने लगी कि शायद आतंकियों ने कोई डर्टी बॉम्ब बनाने की कोशिश की है या बाजार में कोई डर्टी बॉम्ब प्लांट किया गया है। लेकिन जब सच सामने आया तो वो आतंकवाद से भी ज्यादा डरावना था। वो सच था हमारी अपनी अज्ञानता और लापरवाही। और इसी लापरवाही को वैज्ञानिक भाषा में एक बहुत ही सटीक नाम दिया गया है, ऑर्फन सोर्स या अनाथ स्रोत। पबमेड का रिसर्च पेपर इस पर बहुत गहराई से बात करता है। ऑर्फन सोर्स का मतलब है कोई भी ऐसी रेडियो एक्टिव सामग्री जो या तो कभी रेगुलेटरी अथॉरिटी के कंट्रोल में थी ही नहीं, या जिसे उसके कानूनी मालिक ने भुला दिया हो, खो दिया हो, या बिना किसी सही प्रक्रिया के छोड़ दिया हो। मायापुरी की मशीन ठीक यही थी, एक अनाथ मशीन जिसे उसके मालिकों ने भुला दिया और कबाड़ के हवाले कर दिया। इस पूरी घटना ने देश को एक बहुत बड़ा और कड़वा सबक दिया। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस भयानक त्रासदी के बाद सिस्टम ने अपनी आंखें खोली। AARB की रिपोर्ट और पबमेड के मेडिकल रिसर्च पेपर के अनुसार 2010 के बाद देश की सुरक्षा और रेगुलेटरी तंत्र में युद्ध स्तर पर बदलाव किए गए। जी, इस घटना को एक बहुत बड़े वेकअप कॉल की तरह लिया गया। सबसे पहला और अहम काम जो हुआ वो था देश के सभी प्रमुख हवाई अड्डों, बड़े बंदरगाहों और सीमाओं पर आधुनिक रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम की स्थापना। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना था कि भविष्य में कोई भी रेडियो एक्टिव सामग्री बिना जांच के ना तो देश के अंदर आ सके और ना ही बाहर जा सके। और उन पुरानी मशीनों के लिए भी एक बड़ा अभियान शुरू किया गया जो शायद अभी भी कहीं धूल खा रही हो। पूरे देश के विश्वविद्यालयों, पुराने अस्पतालों और रिसर्च सेंटर्स के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगाला गया। ये पता लगाने की कोशिश की गई कि कहीं और तो कोई लेगेसी सोर्स या पुरानी मशीन ऐसे लावारिस तो नहीं पड़ी है। इसका एक पूरा कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस तैयार किया गया। इसके अलावा जमीनी स्तर पर भी काम हुआ। जो लोग इस तरह के खतरे के सबसे करीब होते हैं, यानी स्क्रैप डीलर्स और कबाड़ी, उनके लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। EERB ने बाकायदा मायापुरी और अन्य कबाड़ बाजारों के व्यापारियों को ट्रेनिंग दी कि अगर कोई अजीब सी चमकती हुई चीज या भारी सील कंटेनर दिखे तो उसे ना छुएं और तुरंत पुलिस को बुलाएं। साथ ही अस्पतालों के डॉक्टर्स और स्टाफ को भी मेडिकल इमरजेंसी और रेडिएशन बर्न को जल्दी पहचानने और हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। अगर हम इन सब चीजों को जोड़कर देखें तो ये घटना हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है। आज के समय में तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है। नई मशीनें आ रही हैं, पुरानी मशीनें कबाड़ बन रही हैं। लेकिन जब बात न्यूक्लियर या रेडियो एक्टिव तकनीक की हो तो चीज़ों को सही तरीके से डिस्पोज करना कितना ज़रूरी है, ये उसका सबसे कड़ा सबक है। ज्ञान की कमी और नियमों की अनदेखी एक ऐसा कॉकटेल है जो किसी भी हथियार से ज्यादा तबाही मचा सकता है। तो आज के इस गहन विश्लेषण का सार यही है कि कैसे 1968 में कनाडा से मंगाई गई एक आधुनिक रिसर्च मशीन जानकारी की कमी और एक कमिटी की लापरवाही के कारण 2010 में मायापुरी की गलियों में एक जानलेवा त्रासदी बन गई। एक कबाड़ी के अस्पताल पहुंचने से लेकर रात के अंधेरे में चले मिशन कोबाल्ट और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बंद कमरे तक कि इस कहानी ने पूरे देश को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम अपने खतरनाक कबाड़ को कैसे संभाल रहे हैं। और ये भी याद दिला दिया कि सुरक्षा महज कागजों पर नियम लिख देने से नहीं आती। बिल्कुल, सुरक्षा तब सुनिश्चित होती है जब सिस्टम का हर एक व्यक्ति, चाहे वो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो या सड़क पर काम करने वाला कबाड़ी, उन नियमों के प्रति जागरूक हो। आज की इस विस्तृत चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं, लेकिन जाने से पहले हम एक ऐसा विचार छोड़कर जा रहे हैं जो शायद थोड़ा बेचैन कर दे। आज दुनिया भर में न जाने कितने पुराने अस्पताल हैं जो बंद हो चुके हैं, न जाने कितनी पुरानी फैक्ट्रियां और खंडहर हो चुकी रिसर्च लैब्स हैं जिनके ताले सालों से नहीं खुले हैं। सही बात है। सोचने वाली बात यह है कि उन बंद कमरों के अंधेरे में ऐसी और कितनी भुला दी गई मशीनें या तकनीकें शांति से बैठी होंगी। वो मशीनें जो बस इस बात का इंतजार कर रही हैं कि कल को कोई ऐसा इंसान उनका दरवाजा खोले जिसे जरा भी अंदाजा ना हो कि वो किस अनजान और अदृश्य खतरे से खेलने जा रहा है। इस कहानी और आज की चर्चा पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।